हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आपके लिए सीटेट में एक जबरदस्त सेशन लेके आए हुए हैं और इससे पहले हमने आपको बहुत सारे सेशंस अपने चैनल पे दे रखे हैं। इससे पहले जो मैंने सेशन दिया था उसमें मैंने आपको सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने मार्क्स में आते हैं, इन सारी बातों को हमने एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। आई होप आपने देखा होगा। और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सीटेट के सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और जिनको अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको बार-बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अगर आप पहली बार अगर आए हुए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो देना चाहते हैं तो हम डेमो से रिलेटेड भी बहुत सारे सेशन अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में हेल्प मिल जाएगा। देखिए हमारे पास सारा लिखा रखा है, आपके पास सारा कंटेंट लिखा रखा होगा, लेकिन हम अभी सेशन ले रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। अगर आप लिखेंगे और नोट करेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी ना। लिखने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। बीइंग अ टीचर हम लर्नर हमेशा सीखने के लिए मतलब प्रोत्साहित रहा करो ताकि हमेशा सीखने पे कहते हैं ना कि हम मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, तो मैं भी सीखता हूँ और सिखाता हूँ, तो बात वहीं पे आ जाती है। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे मान लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन के हो गए और एवोल्यूशंस के हो गए एंड इसके अलावा जितने भी सीडीपी के अलग अलग टॉपिक्स हो जाते हैं मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ और आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करें। देखिए हमारा इसमें जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, तो पढ़िएगा और इसके ऑप्शन जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं उनको सही से मतलब कि ऑप्शन चूज करने का जो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हाउ कैन द इंटरनल मोटिवेशन बी इंक्रीज्ड इन द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी जो बच्चे जो होते हैं उनका इनिशियल मोटिवेशन जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो रियल लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ो तो मजा आएगा, है ना। आप चीजों को ये मत देखो कि बस किताबों में लिखा हुआ है पेपर में आएगा इसलिए पास होना है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे और हमेशा एक बात याद रखना कि हमारा सीटेट में जो पैथोलॉजी होती है वहां पे बच्चा जितना एक्टिव होगा उस ऑप्शन के साथ में आप जाएंगे। देखो हो सकता है यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो लेकिन जो सबसे ज्यादा सही हो, और एक बात का याद रखना जहाँ पे बच्चा कोलैबोरेट कर रहा हो यानी सहयोग करके माध्यम से डिबेट कर रहा हो, डिस्कशन कर रहा हो, आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करके सीख रहा हो, तो वो ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा दूसरे दूसरे ऑप्शंस के अलावा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है कि भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करते हैं बाय गिविंग मटेरियलिस्टिक प्राइजेस, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप उनको मटेरियलिस्टिक प्राइज देंगे, पुरस्कार प्रदान करेंगे तो उसका क्या इनिशियल मोटिवेशन बढ़ेगा। ये यहाँ पे पहला ऑप्शन में भी हो सकता है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है कि नकारात्मक शुद्धिकरण के द्वारा यानी बाय निगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी क्या निगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे तो बच्चा जो इनिशियल मोटिवेशन मिलेगा उसको। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दंड के भय द्वारा, यानी अगर बच्चों के द्वारा आप बच्चों में दंड पैदा करेंगे यानी भय पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे, तो वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही निगेटिव है। आपको पता होना चाहिए कि जो डब्ल्यूएचओ है उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि जो हम बच्चों को दंड देना या उनको मुर्गा मुर्गी बनाना साफ मना है। ठीक है, तो आप दंड तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते। पहले वाला अभी था नहीं, बहुत डिफरेंट हो चुका है एजुकेशन के मामलों में। आगे इन्होंने दिया हुआ है कि सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके बाय फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग, यानी बच्चा जहाँ पे आनंद की अनुभूति कर रहा है, खुशी के माध्यम से सीख रहा है, अपने इंजॉयमेंट के माध्यम से सीख रहा है, तो आपको खुद पता चल रहा है कि यहाँ पे बच्चा एक्टिव है क्योंकि जॉय ऑफ लर्निंग यानी इंजॉयमेंट के थ्रू सीख रहा है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन यही है और यही राइट आंसर है, यानी फोर्थ आंसर जो है वो राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बच्चे के अंदर इनिशियल यानी इंटरनल मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जब बच्चा एक्टिव होगा, अपने आप में काम करेगा, एंजॉयमेंट के माध्यम से काम करेगा, तो वो एक्टिव होगा ऑब्वियसली, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि अजर्सन और रीजन, यानी अभी क्या हो गया है जो पहले के सीटेड हुआ करते थे वो आप देखो, आपको सभी पता है कि सिलेबस काफी दिनों से चेंज नहीं हुआ है, तो कंटेंट तो चेंज नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी है, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है इन्होंने बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक आपको अजर्सन दिया होगा यानी विकथन दिया होगा, दूसरा इन्होंने कारण दिया होगा। आपको दोनों में से डिफाइन करना है कि कारण ए सही है या बी सही है, दोनों के लिए कौन सा सही है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिएगा फिर पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है, यानी अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप देखिए कोशिश करिए, लिखा हुआ है कि समावेशी
शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। मतलब वो बच्चे जैसे अपंग बच्चे भी हो सकते हैं, या उनके साथ में अच्छे बच्चे भी, टैलेंटेड बच्चे बैठे होंगे, या किसी ना किसी वजह से उनके अंदर कोई अपंगता है, या अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ नहीं पैर नहीं, तो मतलब इस तरीके के भी बच्चे होंगे, स्पेशल बच्चे जो होंगे जिनको बोलते हैं, और वो एक साथ बैठ के कोलैबोरेटिव यानी सहयोग पूर्वक सीख रहे होंगे, उसको हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। चलिए इन्होंने पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। क्या ऐसा है कि विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं? भाई ऐसा तो नहीं, मैंने आपको बोला कि सभी प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो लाभान्वित होते हैं, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। तो अभी हम थोड़ा सा समझने नेक्स्ट में दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि हमें पता है कि सभी प्रकार के बच्चे इसमें सीखते हैं, केवल एक ही बच्चा थोड़ी ना सीखेगा, है? तो सभी प्रकार के बच्चों सीखते देखते हैं, लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे सीखते हैं, यहाँ पे केवल लाभान्वित बच्चे ही दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसके तर्क में क्या दिया है, इसको सीखिए। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का सभी प्रकार के बच्चों पे लागू होता है, केवल बाध्यता वाले बच्चों पे लागू नहीं होता, यानी एक ही प्रकार के बच्चों पे नहीं कि वहां पे केवल स्पेशल बच्चे ही बैठे हैं और कोई नहीं है, तो ऐसा कहना भी गलत है। तो ये भी गलत हो गया। अब हमको देखना है कि यहाँ पे ए भी गलत है और आर भी गलत है, तो क्या बोलेंगे? बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी दोनों ही हमारे गलत हैं, यानी फोर्थ आंसर शुड बी राइट, यानी फोर्थ आंसर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट में हम चलते हैं, देखिएगा अभी आगे इन्होंने क्या बोला है। अगले क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा चलेंगे, आई होप आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ने की आप कोशिश करिए पहले, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहे हैं। इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो कौन सी इनमें से नहीं है। मतलब इसने आपको चार क्वेश्चन, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से आपको क्लियर करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो हमारा अच्छा होगा। हमें पढ़ना है, देखते हैं कहाँ पे क्लास जो होगी वो इंटरैक्टिव होगी, बच्चा कहाँ पे एक्टिव होगा, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिएगा अब आगे इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि विकास जीवन पर्यंत होता है। हाँ बिल्कुल, विकास जीवन पर्यंत होता है, ठीक है, विकास होता रहता है। अब इन्होंने इसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे प्याजे ने, जीन प्याजे ने स्टेजेस में बांट रखा है, ठीक है, तो हो सकता है मे बी इसको भी देखते हैं। आगे क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है कि विकास परिवर्तनशील होता है। हाँ बिल्कुल, विकास परिवर्तनशील होता है। देखो मैंने आपको पहले बता रखा है कि यहाँ पे आपको जो है चारों ऑप्शन जो होंगे वो अच्छे दिखेंगे, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अब आगे में दिखा हुआ है इन्होंने कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी विकास जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को प्रभावित करता है। देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो हमारा एनवायरनमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, यानी वातावरण जो होता है कैसा है, जहाँ जैसा होता है वैसे हम तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं ना, वही बात कही जा रही है यहाँ पे। और हेरिडिटी भी जो होती है, जो हमारी अनुवंशिकी होती है, जेनेटिक्स होती है, वो भी बहुत ही मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स निभाती है हमारे जीवन में, ठीक है। तो दोनों रोल्स निभाते हैं, तो हमारा ये आंसर अच्छा लग रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावित नहीं करते हैं। ये क्या है भाई? बिल्कुल गलत है यहाँ पे कि विकास डेवलपमेंट का यूनिवर्सल एंड कल्चरल टूल्स को डज नॉट इफेक्ट, नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारा सांस्कृतिक यानी जो कल्चर है, हमारा जो वातावरण है, वो हमारा इसमें शामिल है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल शामिल ही नहीं, बिल्कुल प्रभावित ही नहीं करता। तो हमारा जो थर्ड आंसर है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, शुड बी राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा थर्ड आंसर जो है वो एकदम राइट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ने की आप कोशिश करिए थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। देखिएगा लिखा हुआ है कि अधिगम के लिए उचित कक्षा, यानी जो हमारा अधिगम है सीखने और का, सीखने के लिए, यानी कि अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुड बी द बेसिस फॉर प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रियाओं के लिए क्लासरूम के बारे में आपको बताना है कि कौन सी अच्छी क्लासरूम है। तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन एकदम से बढ़िया से बेहतरीन से क्वेश्चन दिख रहे होंगे। चलिएगा आप सीखते देखते हैं क्या होगा यहाँ पे।
अब पहले ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया है कि अनुकूलन और पुनर्वलन का सिद्धांत, यानी एडॉप्टेशन तो ठीक है, लेकिन जो पहले के सिद्धांत चलते हुए चले आ रहे हैं, क्या हम उन्हीं पे कार्य करेंगे? आगे का कोई नया मॉडल नहीं डिस्कस करेंगे कि कोई भी थ्योरी आई बढ़िया तरीके से उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके माध्यम से हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ये भी मुझे ज्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं ऑप्शन। आगे देखो प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव एंड इंडिविजुअलिज्म, यानी कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद। क्या बच्चों में आप कंपटीशन करवाएंगे कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा नहीं अच्छा है? आपको तो सारे बच्चे एक साथ लेके चल रहे हैं, तो ये भी हमको ठीक नहीं लगा, क्योंकि बच्चों में आपको मतलब कि कंपटीशन करवाना है, लेकिन जज नहीं करना है बच्चे को कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे दिया है सहयोग और सहकारात्मक, यानी कोऑपरेशन और एंड कोलैबोरेशन, यानी जहां पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि बच्चा जहां पे एक्टिव होगा, जहां पे सहयोग हो रहा होगा, तो आपको इसी में लिखना है। आगे में देखा हुआ पृथकीकरण और नामीकरण, यानी सेपरेशन एंड नेमिंग, बच्चों को आपको अलग अलग नहीं करना है। हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहती है, समावेशी शिक्षा, कि बच्चों को आपको एक साथ बिठा के पढ़ाना है, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, चाहे कैसा इंटेलिजेंट बच्चा हो। जब आप उसको साथ साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो बच्चा आपस में कनेक्ट कर पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा, तो उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा सीखने के मामलों में, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड आंसर है वो राइट आंसर है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा समझने की और कोशिश करना। ये फिर से एक अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करना। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर बताइए आंसर कौन सा इसका सही होगा। देखिएगा, लिखा हुआ है कि अभिकथन में कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जो विद्यार्थी क्लासरूम में है उनको आपस में डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए। टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ है वो आपस में इंटरैक्ट करे, डिबेट करे। तो ये ऑप्शन, ये जो अजर्सन दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल राइट दिया हुआ है भाई, बच्चा इंटरैक्ट करेगा तो क्लासरूम भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट में इन्होंने रीजन में क्या बताया हुआ है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। क्या नॉलेज कभी बाधा डालता है? किसी भी रिएक्टिविटी, किसी भी क्रिया में नॉलेज जो है वो बाधा डालेगा? तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि नॉलेज प्रोडक्शन इज अ पैसिव। अब आपको जहां पे भी पैसिव दिख जाए, आप समझ जाओ कि वो बिल्कुल ही गलत होगा, कि बच्चा जहां पे एक्टिव होगा वही ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा और बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हमारा अभी चेक करते हैं, देखते हैं हमारा ए कहां पे सही है और आर फॉल्स है, यानी हमारा ए सही है लेकिन आर फॉल्स है। थर्ड आंसर शुड बी राइट, यानी थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट में। चलिएगा, क्योंकि समझते रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा, जब आपको समझ में आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो जो पुराने जमानों से हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप चलती आ रही है, जेंडर रूढ़िवादिताएं चल रही है कि लड़का ये करता है, लड़की ये करती है, तो ये अलग अलग बांट दिया गया है कि लड़कियां घर में काम करती है, लड़का बाहर काम करने कमाने जाता है। तो ये सारी की सारी रूढ़िवादिताएं हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप इनको बोलते हैं। तो आपको देख लीजिएगा कि ऑप्शन में जेंडर प्रारूप, नहीं बिल्कुल नहीं, जेंडर प्रारूप तो इसको बोलते ही नहीं है, हम इसको पहले बता चुके हैं कि इसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा, जेंडर भेदभाव भी नहीं होगा, जेंडर पहचान भी नहीं होगा। तो हमें पहले से पता है कि जेंडर रूढ़िवादिताएं यानी जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो समझ जाना रूढ़िवादिताएं हैं तो जेंडर स्टीरियोटाइप के अंतर्गत वो आएंगी। चलिए अभी आगे देखते हैं कि कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। अगर आप पहली बार आए हैं तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। और अगर आप टीचिंग की